जी नमस्कार। एक सवाल मैं करना चाह रहा हूँ पीछे से आपके। जी इधर से। शैलेश हूँ मैं, TV9 भारतवर्ष से। आपने केस की चर्चा कर दी ज्ञानवापी वाले मुद्दे पे, और कार्बन डेटिंग और ASI से जांच की बात कही। कल आप लोग जब कोर्ट से बाहर निकले उस समय मुस्लिम पक्ष के अधिवक्ता रईस अहमद अंसारी ने कहा कि हम तो चाह रहे हैं कि जो शिवलिंग है उसकी कार्बन डेटिंग हो और उस पार्ट को, मतलब उन्होंने कहा कि तोड़ करके निकाला जाए। वो हमारे पास बाइट है, कल हमने उनसे बातचीत की थी। तो इस तरह के बयान मुस्लिम पक्ष के लोग अब देना शुरू कर दिए हैं। क्या कोर्ट में हिंदू पक्ष जो 5 महिलाएं हैं 2 धड़े में बट गई इस वजह से? इसको कितना नुकसान मान रहे हैं अगर आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व की? तो देखिए, बिल्कुल भी नुकसान नहीं है, क्योंकि जब हम कोर्ट ऑफ लॉ की बात करते हैं तो हमें ये समझ लेना चाहिए ये कोर्ट है, पार्लियामेंट नहीं है। ना संख्या बल पे यहाँ पे काम होता है, ना किसी प्रेशर में काम होता है। कोर्ट में सिर्फ लॉजिक, तर्क और लीगल प्रोविजंस के आधार पे बात होती है। जैसे मैंने आपको बताया, सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में एक्सपर्ट ओपिनियन बुलाने की पावर है। ऑर्डर 26 रूल 10A में साइंटिफिक कमीशन जारी करने की पावर है। ये इस पहलू का जो आपने सवाल पूछा उसका लीगल आंसर है। जहां तक आपने बात कही तोड़ने की, ये एक तरह का व्यंग है। ऐसा पहले भी व्यंग किया गया था जब शिवलिंग मिला था, उसको फव्वारा बताने की कोशिश की गई थी। मैं आपके सामने अपनी बात एक लीगल ढंग से रखना चाहता हूं। एक पक्ष ये कह रहा है और मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। जो बात आप कह रहे हैं, रईस अहमद भाई ने जो बात कही है वो आपके सामने कही है, पर कोर्ट में जो उन्होंने एफिडेविट दिया है उन्होंने कहा है कि कोई भी कार्बन डेटिंग या साइंटिफिक जांच नहीं होनी चाहिए। वो भी ये मानते हैं कि फव्वारा है, और वो ये कह रहे हैं कि एक पक्ष कह रहा है शिवलिंग है, पर ये एडजुडिकेट होना बाकी है, और कैसे एडजुडिकेट होगा ये उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं लिखा है। पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, हमने आपके सामने टाइम एंड अगेन अपनी मंशा और अपनी एप्लीकेशन को एक्सप्लेन किया है, जहां पे हमने बताया कि शिवलिंग को तोड़ने की बात, डेसिक्रेट करने की बात, क्षति पहुंचाने की बात हमने नहीं कही है। कल कोर्ट में हमारे सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन साहब ने भी उस चीज का स्टेटमेंट कोर्ट के सामने रखा है। हम ये चाहते हैं कि बिना शिवलिंग को क्षति पहुंचाए हुए एक साइंटिफिक ढंग से इस चीज की जांच की जाए, और उसमें उस जांच के बहुत सारे लेयर्स होंगे, चाहे उसमें एक्सकेवेशन हो, चाहे उसमें आर्गन डेटिंग हो, कार्बन डेटिंग हो, GPR सर्वे हो। जहां पे कार्बन डेटिंग हो सकती है वहां पे कार्बन डेटिंग होगी, शिवलिंग की नहीं पर उसके इर्द गिर्द की एरिया की आर्गन डेटिंग होगी। और ASI के एक्सपर्ट्स ऐसा मानते हैं कि हाँ ये चीज पॉसिबल है, संभव है। उसके लिए मैंने आपको डायरेक्टर ऑफ ASI का कल जो स्टेटमेंट आया है उसको भी आपके सामने कोट किया है। तो मैं ये मानता हूं कि अगर कोई आदमी हमारे आस्था पे व्यंग कर रहा है, और वो भी एक इस केस का जो पक्षकार है, वकील है, अगर वो ऐसा व्यंग कर रहा है तो ये उनका स्टेटमेंट हो सकता है। पर हम अपनी बात हमेशा लीगली रखते आए हैं, और लीगली हम ये साबित करेंगे कि वो फाउंटेन नहीं है, ये हमारे आराध्य का शिवलिंग है जो बहुत पहले से वहां पे स्थापित है। आप बटे नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं बटे हैं। हर आदमी का एक अलग अलग मत होता है। आज हमने अपनी बात रखी, किसी व्यक्ति का मत है कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, उन्होंने कोर्ट में अपनी बात रखी, और अल्टीमेटली कोर्ट फैसला लेगी। कोई बटने की या घटने की या अलग होने की बात नहीं आती है। एक चर्चा है, एक हेल्दी डिस्कशन है, और हेल्दी डिस्कशन के माध्यम से इसका एक निष्कर्ष निकलेगा। थैंक यू सर। हरिशंकर जी के आदेश मुझे कुछ बोलने के लिए कहा गया है। अभी एक प्रश्न सुना मैंने, कौन सी लड़ाई? ये मुझे 9/11 जब हुआ था अमेरिका में, 11 सितंबर की तिथि थी। वहां पर पहले महीना लिखते हैं और फिर दिन लिखते हैं, तो इसलिए 9/11 कहा जाता है। वो 11 सितंबर था। तो मुझे याद है 13 सितंबर को मैं जब CNN देख रहा था, तो उनके एक कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, वो एक शो कंडक्ट करते हैं, बहुत वरिष्ठ हैं, उनका नाम है वुल्फ ब्लिट्जर। एक पैनल उनके साथ बैठा हुआ था, और उस पैनल में तब के CIA के डायरेक्टर थे रॉबर्ट गेट्स, वो भी उस पैनल में थे। रॉबर्ट फॉर्मल नाम है, इनफॉर्मली वहां अमेरिका में रॉबर्ट को बॉब कहते हैं, छोटा नाम बॉब। तो कार्यक्रम की शुरुआत में
उन्होंने सबसे पहले रॉबर्ट गेट्स से एक प्रश्न किया, मैं कभी नहीं भूलूंगा। 3 शब्दों का वो प्रश्न था। उन्होंने कहा, बॉब, व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? 48 घंटे से 9/11 की त्रासदी के ऊपर एक एक तार, एक एक शब्द, एक एक तथ्य, एक एक घटना खंगाली गई थी। पूरा विश्व उस त्रासदी में नहाया हुआ था। और उसके बाद फिर ये प्रश्न उठा कि क्या हुआ? तो ये कौन सी लड़ाई है? ये प्रश्न मुझे वैसा ही दिखता है कि पिछले 1000 साल से ज्यादा हो गया है। इस देश में अगर कंजर्वेटिव एस्टिमेट लगाया जाए तो 25 करोड़, और कुछ लोगों का मानना है कि 40 करोड़ जानें खोई हैं अकाल मृत्यु को पिछले 1000 साल में। और ये जो चली आ रही है निरंतर, अविरत, बिना रुके, आज भी घट रही है, उस त्रासदी की जो पूरी एक नदी बह रही है, उसके कोर में, उसके केंद्र में है काशी, उसके प्रतीक में है काशी। और उस काशी शहर में बैठकर अगर हम ये प्रश्न कहते हैं कौन सी लड़ाई है, तो मुझे समझ में नहीं आता इसका क्या जवाब है। हमारा पूछने का मतलब था लड़ाई का टारगेट पता होगा। ये कौन सी लड़ाई है? बहुत सही बात कही। ये संस्कृति की लड़ाई है, ये आस्था की लड़ाई है, ये पहचान की लड़ाई है। संस्कृति, आस्था, पहचान, ये हमें एक वैशिष्ट देती है। वरना इस दुनिया में 800 करोड़ मानव हैं, 800 करोड़। अगर आप उसमें से संस्कृति, आस्था, पहचान हटा दें तो उनमें फर्क करना मुश्किल है। वो क्या भाषा बोलते हैं, वो क्या खाते पीते हैं, वो किसे मानते हैं, कैसे रहते हैं, उनकी वैश्विक दृष्टि क्या है, उनके मूल्य क्या है, उनके सिद्धांत क्या है, उनके संस्कार क्या है, अगर आप ये उनमें से हटा दें तो उनमें फर्क करना मुश्किल है। वो जैसे एक बोरी में चावल के दाने होते हैं, वो सब एक जैसे हैं, वो कमोडिफाइड है, कोई फर्क नहीं है। ये हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। इसके बारे में कोई भ्रम पालना छोड़ दें। ये हमारे बचे रहने की लड़ाई है। आज भी हम कट रहे हैं, घट रहे हैं। अपने ही स्वतंत्र देश में, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए, आसपास जो हमारे भूमि कट के चली गई, वहां पर हमारे बंधु बांधवों का क्या हाल है, अगर आपको नहीं मालूम है, आप आंखें नीचे बैठे हैं, तो छोड़ दीजिए। देश में क्या हो रहा है इसी पर नजर डाल दीजिए। तो ये कौन सी लड़ाई है, ये प्रश्न फिर नहीं उठेगा। इसमें शत्रु कौन है और मित्र कौन है, ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें दांव पे क्या लगा है, इसकी भी चिंता फिर नहीं होनी चाहिए। और ये हमारी लड़ाई भी नहीं है, ये आप कैसा समय, कैसी परिस्थितियां अपने बच्चों को सौंप के जाएंगे, ये उसकी लड़ाई है। क्योंकि पिछले 1000 साल में तो कितनी पीढ़ियां आई चली गई, और ये कोई हमारी अपनी मिल्कियत नहीं है, हम इसके ट्रस्ट कीपर्स हैं। हमारे पास ये सुपुर्द किया है हमारी पिछली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी को सौंपने के लिए। अगर हम उसमें कुछ वृद्धि नहीं कर सकते तो उसको
क्षति पहुंचाए बिना अगर हम दे सकें तो हम पूर्ण हो पाएंगे। और यदि इसी तरह कटते फटते घटते चले गए तो इस पाप से बच नहीं पाएंगे। धन्यवाद। सुशील पंडित जी, आस्था संस्कृत